हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन। सबसे पहला सवाल आप सबके सामने जो स्क्रीन पर है, फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर T, डेल्टा एच डेल्टा एस वर फाउंड टू बी बोथ पॉजिटिव। मतलब डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले तो कंसेप्ट याद हो कि डेल्टा एच और डेल्टा एस अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐसा मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि जो कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी है वो होगी हाई टेम्परेचर फ्रॉम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर फ्रॉम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इसे हम किसी फॉर्मूले से नहीं करते, इसे हम सीधे याद करते हैं कि जब दोनों होगा प्लस तो स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, जब दोनों होगा माइनस तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से डिसाइड होगा कि उससे हाई है कि उससे लो है। प्रश्न में हमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T दे रखा है, तो आप सब समझते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T दे रखा है तो उसने हमसे स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन पूछी है कि नॉन स्पॉन्टेनिटी, इस चीज का ध्यान रखना है। तो सवाल हमसे कह रहा है स्पॉन्टेनियस, यानी स्पॉन्टेनियस तब होगा जब टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से हाई होगा। तो टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो आंसर विल बी नथिंग, T मस्ट बी ग्रेटर देन T, यानी आंसर विल बी थर्ड। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन में इन्वॉल्व सभी स्पीसीज का फॉर्मेशन का डेटा गिवन है। तो जैसा कि मैं आपसे कहता था, अगर सबका फॉर्मेशन दिया हो, अगर सबका कंबशन दिया हो और अगर सबका बॉन्ड एनर्जी दिया हो तो हम लगाएंगे फॉर्मूला। और आज क्योंकि हमें इस रिएक्शन में इन्वॉल्व सभी स्पीसीज का फॉर्मेशन का डेटा दिया है, यानी यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे। और प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। राइट। इस सवाल में बच्चे कर तो लेते हैं लेकिन इस सवाल में निगेटिव करते हैं, और निगेटिव करने का कारण होता है वैल्यूज का सही इंटरप्रिटेशन नहीं करते। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले सभी वैल्यूज को अच्छे से लिख लेना चाहिए। एक स्पीसीज CO है और एक CO2 है, एक N2O है और एक N2O4 है, और उन्होंने हमें सबका डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रखा है। तो सबका डेल्टा एच फॉर्मेशन में लिख देता हूं, दिस इज -110, दिस इज -393, दिस इज 81 एंड दिस इज 9.7। यूनिट का विशेष ध्यान रखें, सब है किलो जूल में। ओके, अब यहां पे इसे सॉल्व करते थे। सर कहते थे सबसे पहले ब्रैकेट लगाओ, लो मैंने ब्रैकेट लगा लिया। अब प्रोडक्ट में हमारे सामने दो स्पीसीज है, एक N2 है और एक CO2 है। तो N2O का कितना दे रखा है 81, CO2 हो जाएगा 3 इंटू -393, 3 इंटू -393। राइट। सारी वैल्यूज को संभल के लिखना है और इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट का लिख लिया, अब रिएक्टेंट का लिख लेते हैं। तो N2O4 प्लस 3CO, तो N2O4 कितना दे रखा है 9.7 प्लस 3 टाइम्स ऑफ CO, और CO कितना है -110। और शायद जब आप इसे सॉल्व करते हैं, आप इसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आता है लगभग -777 किलो जूल के आसपास आता है ना। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि भाई ऊपर की वैल्यू ज्यादा निगेटिव है तो आंसर तो माइनस में आएगा, तो बच्चे को कंफ्यूजन होता है माइनस होगा कि प्लस, तो आंसर विल बी माइनस। अच्छा, ये सारी वैल्यूज किलो जूल में है तो आंसर भी किस में आएगा, किलो जूल में। जूल आने का सवाल ही नहीं है। आई होप ये सवाल आपको क्लियर है। तो सिंपल सवाल है, सबसे बनना चाहिए था, थोड़ा कैलकुलेशन जरूर थी। अगले सवाल में बच्चा बहुत ज्यादा निगेटिव करता है, और निगेटिव क्यों करता है उसके पीछे कारण है, उसने न्यूमेरिकल को ध्यान से नहीं पढ़ा होता है। बच्चों, ये बहुत बेसिक बात है कि आप जब भी सवाल करें हमेशा सारे ऑप्शंस पढ़ें, हमेशा पूरे प्रश्न को पढ़ें, हमेशा कंप्लीट लैंग्वेज को पढ़ें। सवाल कहता है इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपके सामने दो रिएक्शन है, द रेशियो ऑफ K1/K2 इफ 90% ऑफ A, यानी जो पहली रिएक्शन है इसका 90% ही रिएक्ट किया है, और जो दूसरी रिएक्शन है इसका 99% रिएक्ट कर गया है। इसको उसने बोला है K1 और इसको उसने बोला है K2। इसके 90% रिएक्शन करने में कितना समय लगा है, इसमें समय लगा T, लेकिन इसके 99% रिएक्शन करने में कितना समय लगा 2T। खेल खत्म है। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर का सवाल है? यस सर। और फर्स्ट ऑर्डर का सवाल आया तो मेरे मन में सबसे पहले IRL आया,
और सभी बच्चों को IRL याद है, KT इक्वल टू 2.303 log A0 बाई 80। जब भी परसेंट का सवाल आए A0 हमेशा 100 ले लीजिए। कितना परसेंट खत्म है? 90%। तो ऊपर लिख दूंगा A0 यानी कि 190 है खत्म, तो 10 है बचा। यानी आप यहां से कह दोगे साहब जो K1 होगा, K1 की वैल्यू होगी 2.303 बाई टी और log 100 बाई 10 यानी कि 10 और log 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1। यानी यहां से मेरे पास K1 आ गया। अब मैं यहां से K2 निकालने की कैलकुलेशन करूंगा तो K2 में जो टाइम दिया है, देखिए लास्ट में T नहीं 2T दिया है, तो यहां लिखूंगा K इंटू 2T इक्वल टू 2.303 log, कितना खत्म हुआ? 99%, तो कितना है बचा? 1। तो log 100 बाई 1 यानी log 100 मेरे बच्चों, इसे आप कह सकते हैं 1/2T इंटू 2.303 और log 100 आ जाएगा 2 log 10 और log 10 की वैल्यू 1। तो आप देख सकते हैं यहां से 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, और इस प्रकार से जब आप K1 बाई K2 का रेशियो निकालेंगे, दोनों वैल्यू सेम है, आंसर विल बी नथिंग बट 1, आंसर विल बी नथिंग बट 1, आंसर विल बी 1। तो सवाल बन तो जाता है, बस थोड़ा सा बच्चा निगेटिव करता है क्योंकि वो लास्ट का 2T पढ़ता नहीं। तो सवाल ध्यान से पढ़े, इस सवाल की सीख है। अगला सवाल, मोलर कंडक्टेंस ऑफ aqueous NaCl सॉल्यूशन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन इट इज डाइल्यूटेड इनफाइनाइटली। तो प्यारे बच्चों, हाँ ये बिल्कुल सही बात है और आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो, जब आप उसमें पानी मिलाते हैं, जब आप डाइल्यूशन करते हैं, तो डाइल्यूशन करने पे हमेशा ही कंडक्टेंस बढ़ता है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका मैक्सिमम कंडक्टेंस होता है, जिसे आप कहते हैं लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी, जिसे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं। तो प्रश्न कहता है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन इट इज डाइल्यूटेड इनफाइनाइटली। बिल्कुल सही बात है। मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैज लेस नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। हां, तो मैं आप सबको कंसेप्ट याद दिला देता हूं कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, तो प्यारे बच्चों डाइल्यूशन करने पर यानी कंसंट्रेशन के घटने पर G बढ़ता है, यस सर, लैम्डा एम बढ़ता है, यस सर, लैम्डा EQ बढ़ता है, यस सर, मगर कप्पा घटता है। और कप्पा के घटने का कारण है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस घट जाता है, एंड दैट्स व्हाई कप्पा डिक्रीजेस। तो मुझे लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। At 298 Kelvin, 1 mole of each H2 and I2 are taken initially at equilibrium. 2/3 moles of HI are formed. Delta G naught for the reaction. सवाल हमसे डेल्टा G naught पूछा है, तो बच्चे को सबसे पहले तो फॉर्मूला याद आए। फॉर्मूला याद आता है डेल्टा G बराबर डेल्टा G naught प्लस RT ln Q, और जब G1 में इक्विलिब्रियम आएगा डेल्टा G 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा फॉर्मूला डेल्टा G नॉट, ln को log बदलिए -2.303 RT log K। यानी अगर मुझे डेल्टा G नॉट निकालना है तो मुझे इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना है। क्लियर? हालांकि इस फॉर्मूले में जो K होता है वो केवल Kp होता है, लेकिन आज इस रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है और डेल्टा Ng 0 है तो Kc और Kp दोनों इक्वल होंगे। तो चाहे आप Kc से करें चाहे आप Kcp से करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल आपको यहां ट्रैप कर सकता है, जो एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल है जिसे हमने क्लास में भी कराया कि बच्चों इस फॉर्मूले में याद रखना हम Kp लिखेंगे। ठीक है, अब कैसे करें सवाल आओ देखते हैं। तो अब सारा खेल आ चुका है कि साहब यहां पे आप K निकाल लो, मजा आ जाए। आपके सामने रिएक्शन है H2 प्लस I2 इज एन इक्विलिब्रियम विद 2HI। सबसे पहले रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा। दोनों का स्टार्टिंग में कितना मोल है? 1 मोल। और जब G1 में इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा? 1 - x 2x। और ध्यान से देखें उसने इक्विलिब्रियम पे इसके मोल दे रखे हैं 2/3, यानी मैं कहूंगा 2x इक्वल टू 2/3, यानी मैं कहूंगा 2x इक्वल टू 2/3, यानी मैं कहूंगा x इक्वल टू 1/3। और यहां से हमारे सामने x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आते ही खेल आसान हो गया, राइट? तो ये कितना हो गया? 1 - 1/3, 1 - 1/3, 2 × 1/3, राइट? इसे सिंप्लीफाई कर ले तो कितना आएगा? 2/3 एंड दिस इज 2/3। अब आप यहां से Kc निकालिए तो Kc आ जाएगा 2/3 × 2/3। क्यों साहब? क्योंकि Kc होगा कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो होल स्क्वायर है तो 2/3 इंटू 2/3 अपॉन 2/3 इंटू 2/3, ये कैंसल आउट हो, कितना आ गया 1, और log 1 की वैल्यू 0, यानी डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा 0। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलेगा। तो अगर आप इसे समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, दो एक्वस सॉल्यूशन है, एक 0.01 मोलर HCl है और एक 0.01 मोलर H2SO4 है। ठीक, एक एक ऑप्शन को पढ़ते जाना है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है भाई। पहला सवाल, पहला ऑप्शन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन बोथ सॉल्यूशन इज इक्वल। वो कहता है कि दोनों ही सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन की मोलर कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। तो आप चेक कर लेते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन किसका है? HCl का। हालांकि इसको आप ऐसे भी जानते हैं, जैसा मैंने क्लास में पढ़ाया, कि जब भी कभी स्ट्रॉन्ग बोला जाए, जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी वो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगी। तो पहले वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी इतनी है तो इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो 0.01 होगी और यही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। दूसरे वाले सॉल्यूशन में जब नॉर्मेलिटी निकालोगे, दैट इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 0.02 होगा, यानी इसमें जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो 0.02 होगा। वो कहता है दोनों में H प्लस आयन सेम होगा, तो आंसर है नहीं, दोनों में गलत होगा, दोनों में सेम नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन गलत होगा। pH ऑफ द सॉल्यूशन A एंड B आर इक्वल, स्वाभाविक सी बात है, जब H प्लस ही सेम नहीं है तो pH सेम होने का प्रश्न ही नहीं है, मतलब सेकंड वाला भी गलत हो गया। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन A इज इक्वल टू सल्फेट आयन, हां इसे समझिएगा। मैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ आ चुका हूं। ये Cl है, जब इसका डिसोसिएशन होगा तो बनेगा H प्लस प्लस Cl माइनस, और दूसरा H2SO4 है, जब इसका डिसोसिएशन होगा तो बनेगा 2H प्लस प्लस सल्फेट आयन। तो प्यारे बच्चों, T बराबर 0 पे HCl के अगर मैं 0.01 मान लेता हूं तो ये भी कितने आएंगे? 0.01। इन द सेम वे अगर T बराबर 0 पे मैं इसको 0.01 मान लेता हूं तो किसी टाइम T पे ये 0 होगा, ये 2 इंटू 0.01 होगा, मगर ये तो 0.01 ही होगा, यानी Cl माइनस और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन सेम होगी। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन A इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन इन B। ये बिल्कुल सही बात है, ऑल द अबव हो नहीं सकता, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डन है बच्चों। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है द सब्सटेंस A व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट B शोज द मॉलिक्यूलर मास करस्पॉन्डिंग टू A3। मतलब जब A को हमने सॉल्वेंट B में मिलाया तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास, मिला तो A रहे हैं मगर उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो A3 के जैसा आया। अरे मतलब यहां पे एसोसिएशन हो रहा है, और अगर यहां पे एसोसिएशन हो रहा है तो सभी बच्चे समझ चुके हैं कि एसोसिएशन हो रहा है और यहां पे A से A3 बन रहा है, मतलब ये ट्राइमेराइजेशन हो रहा है। ट्राइमेराइजेशन हो रहा है यानी जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर होगा वो कितना होगा? 1/3। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर विल बी 1/3। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे कहता है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस is an irreversible process and may be reversed by some external agency। हां बच्चों, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो ऐसे प्रोसेस को कहे जाते हैं जो अपने आप होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। थर्मोडायनेमिक्स की एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन उठा के यहां लिखी गई है, और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो अपने आप होते हैं, मगर किसी एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में अपने आप नहीं होते। एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है कि झरने का पानी अपने आप नीचे गिरता है, वो नीचे अपने आप तो गिरता है, लेकिन झरने के पानी को अगर नीचे से ऊपर उठाना है तो अपने आप नहीं जाएगा, उसके लिए आपको एक्सटर्नल एजेंसी यानी मोटर का सहारा लेना होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इर्रिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज इन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा H का निगेटिव होना इज अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी। ये भी सही बात है। आप सबको पता हो कि जब हम स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं यानी डेल्टा G की बात करते हैं, और डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। स्पॉन्टेनिटी अकेले डेल्टा H से नहीं बताई जाती है, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा H और डेल्टा S दोनों ही पैरामीटर देखे जाते हैं। डेल्टा H मात्र एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, मतलब वो एक ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि हां ठीक है आधा हिस्सा ये, लेकिन अगर आपको स्पॉन्टेनिटी बतानी है तो आपको दोनों
चीजों का सहारा लेना होगा, आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस से बताना होगा ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, और जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो कहोगे स्पॉन्टेनियस, और नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा तो कहोगे नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है, यानी मैं कहूंगा बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द गिवन एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सवाल हमसे पूछा है नॉट करेक्ट। ZAB इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फैक्ट बात है। बच्चे को पता हो कि Z का मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ कॉलिजन्स अकरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही बात है। E की पावर माइनस ए अपॉन RT इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल क्लास नोट्स में लिखाया गया, बिल्कुल सही बात है। EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, सही बात है। ऑल द मॉलिक्यूल विच कोलाइड विद वन अदर आर इफेक्टिव कॉलिजन। ना, इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए उसे दो बैरियर क्रॉस करना होगा, एक एनर्जी का बैरियर है और दूसरा ओरिएंटेशन का बैरियर। ऑल द कॉलिजन्स आर इफेक्टिव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 साफ साफ दिख रहा है कि गलत है, और जो गलत है वो वही सही है। चलेगा, तो आइए डिस्कस करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल मोल कंसेप्ट का। पहला इंप्रेशन इस सवाल का लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली इस सवाल को किया जा सकता है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन है नो डाउट, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ करें तो किया जा सकता है। पहला ऑप्शन 2H2 प्लस O2 से बना 2H2, उन्होंने हमें सबका वेट दे रखा है, तो मैं आपके सामने लिख देता हूं 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, और सबका हमें वेट दे रखा है। पहला वाला कितना ग्राम है? 3 ग्राम। ये कितना दे रखा है? 22.66 ग्राम, राइट। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। और अब हमें पता करना इसमें LR कौन है। तो LR पता करने के लिए स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करूंगा, और जब स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करूंगा तो 3/4 22.66 बाई 32, आप देख सकते हैं रेशियो छोटा होगा, मतलब यही हमारा LR होगा। अब ऑक्सीजन LR है, तो पानी का डिसीजन ऑक्सीजन करेगा, और 1 मोल जाएगा तो 2 मोल आएगा, यानी आप कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है वो 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। यानी यहां से पानी के कितने मोल आ गए? 2 इंटू 22.66 बाई 32। इसे सिंप्लीफाई किया बच्चे ने तो आ गया 22.66 बाई 16। लेकिन प्रश्न में दूसरे कॉलम में मोल नहीं वेट लिखा है, तो मुझे वेट निकालना पड़ेगा बच्चों। और वेट कैसे निकालूंगा? मोल को मल्टीप्लाई करूंगा मॉलिक्यूलर मास से। ये 18 और ये 16 है, डिवाइड होगा तो ये 1 से बड़ा आएगा। 22 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 होगा, लेकिन ये 1 से बड़ा है, मतलब स्वाभाविक सी बात है 22 से बड़ा होगा, यानी आंसर कुछ 25 के आसपास होगा, यानी ए का तो पी होगा, आई एम डैम श्योर। यानी थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, राइट। यानी थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। फिर चलते हैं अपन अगले वाले में। अब अगले में बी और सी में देखना है मुझे, ठीक। तो जरा देखिएगा बी और सी में, और अगर इनमें से किसी को भी देख लो तो यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी लग रही है। 5.5 24.5, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा रिलेटिवली आसान है, पहले इसे कर लो, है ना। नंबर यहां पे इंटीजर में दिख रहा है। ये H2 है, Cl2 है, 2HCl है, राइट। तो आप इसको सॉल्व करें अगर, तो कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। H2 प्लस Cl2 से बना 2HCl, अगेन सेम कंसेप्ट। इसका कितना है? 1.4, इसका कितना है? 40 ग्राम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालिए, तो वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट इन ग्राम्स अपॉन 71। Cl2 का मॉलिक्यूलर मास 71 के आसपास। अब LR पता करो, तो दोनों की स्टोइशियोमेट्री 1 है, मतलब यही जो है यहीं से LR पता चल जाएगा। तो नीचे 71 है, मतलब ये कहीं गुना उससे छोटा है, यानी कि जो Cl2 है यही हमारा LR है। अब अगर Cl2 LR मिल गया तो जो प्रोडक्ट होगा उसका डिसीजन LR से होगा, एंड अगेन द सेम कंसेप्ट, 1 मोल जाएगा तो 2 मोल आएगा, यानी मैं कह दूंगा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl होगा मेरे बच्चे, वो 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 होगा, ठीक है। यहां से मेरे पास HCl के मोल आ गए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आ गए 2 इंटू 40 बाई 71। लेकिन अगेन उन्होंने हमसे मोल नहीं, उन्होंने हमसे वेट पूछा है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वेट कितना आ जाएगा? 2 इंटू 40 बाई 71 इंटू मॉलिक्यूलर वेट HCl का कितना? 36.5। अगेन लगभग कैलकुलेशन करें तो भी आंसर
आ सकता है, राइट। ये आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 35.5। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा नंबर आएगा, यानी जब 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 40 से थोड़ा बड़ा, एंड आंसर विल बी एस। यानी होना चाहिए मेरे हिसाब से, यानी होना चाहिए ए का पी सी का एस, ए का पी सी का एस, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा, एंड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से आप बी और डी को भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेस्पॉन्ड्स टू वन नोड। वो कौन सा ग्राफ है जिसमें एक नोड है। बच्चों, ऐसे सवालों को करने का कंसेप्ट होता है, ये जो ग्राफ होता है, राइट, ये जो ग्राफ होता है इसमें आपको या तो पता हो कि ये किसका ग्राफ है, या तो आपको ये पता हो कि जहां ये इस पॉइंट पे टच करता है इसे ही हम कहते हैं नोड, राइट। इस वाले पॉइंट को जो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला पॉइंट जो इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि ना तो कभी न्यूक्लियस ना तो कभी इंफिनिटी नोड होता है, यानी इन दोनों पॉइंट के अलावा ये ग्राफ जितनी बार यहां टच करेगा वही नोड होगा। जैसे ग्राफ यहां एक बार टच किया तो मैं कहूंगा वन नोड, जैसे ग्राफ यहां पे 2 बार टच किया तो मैं कहूंगा 2 नोड, और यहां पे टच नहीं हुआ तो मैं कहूंगा नोड नहीं है। चलेगा? तो प्यारे बच्चों, आपसे सवाल पूछा है वो कौन सा ग्राफ है जहां पर एक नोड है, तो साफ साफ दिख रहा है, कुछ नहीं करना है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। डन है? तो आइए डिस्कस करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक बेसिक सा सवाल है। सवाल कहता है assertion में in the titration of HCl against NaOH, phenolphthalein is used as suitable indicator। हम टाइट्रेशन कर रहे हैं और टाइट्रेशन में हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो प्यारे बच्चों, जब भी कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन होता है, आपको यह पढ़ाया जाता है कि ऐसे एसबी के टाइट्रेशन में फेनोल्फथलीन का भी यूज किया जा सकता है और मिथाइल ऑरेंज का भी यूज किया जा सकता है। तो ऐसे एसबी के टाइट्रेशन में फेनोल्फथलीन यानी कि HPH का भी यूज हो सकता है, मिथाइल ऑरेंज यानी MUH का भी यूज हो सकता है। तो प्रश्न कहता है फेनोल्फथलीन इज यूज्ड एज सुटेबल इंडिकेटर। बिल्कुल सही बात है, फेनोल्फथलीन इसलिए सुटेबल इंडिकेटर यूज होता है क्योंकि फेनोल्फथलीन का जो पीएच रेंज होता है, फेनोल्फथलीन जो कि अपने आप में एक वीक एसिड है, इसका जो पीएच रेंज होता है वो जब ये टाइट्रेशन हो रहा होता है वो उस पीएच रेंज में, जब पीएच चेंज आता है पीएच कर्व में, उससे मैच करता है। इसकी पूरी थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है कि कैसे हम किसी इंडिकेटर का सिलेक्शन करें, कैसे हम किसी इंडिकेटर को कहां यूज करना वो जाने। तो अभी फिलहाल सवाल कहता है कि फेनोल्फथलीन यूज होता है, उसका रीजन ये है क्योंकि फेनोल्फथलीन का जो पीएच रेंज है वो ऐसे एसबी टाइट्रेशन के पीएच कर्व में उस स्टीप चेन से मैच करता है। ये रीजन होना चाहिए। रीजन नीचे लिखा है फेनोल्फथलीन इज पिंक इन कलर इन बेसिक मीडियम इन द लाइट ऑफ। अरे हाँ, सही तो है कि फेनोल्फथलीन बेसिक मीडियम में पिंक कलर है, मगर ये रीजन नहीं है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में यूज करने का। ऑलराइट, तो रीजन होता है इनका पीएच रेंज। बच्चों, तो आंसर मेरे हिसाब से पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल तो बहुत प्यारा है, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो बच्चे इसे भी कर लेते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन obtained by mixing 1 and 2 solution। हमसे इन दोनों सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछा है मिक्स करने के बाद। तो ये पहला सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करके आपने एक नया सॉल्यूशन बना दिया। इसे कह दीजिए M1, इसे कह दीजिए M2। इस नए सॉल्यूशन का मोलैरिटी पूछा है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का कंसेप्ट है, तो बच्चे को फॉर्मूला याद आया, अरे सर ये तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 से हो जाएगा। मगर प्रश्न यह है कि M1 M2 पता कैसे करें, M1 M2 पता कैसे करें। अच्छा, V1 V2 कितना दे रखा है 5 लीटर, अच्छा V2 भी कितना दे रखा है 5 लीटर। तो आप सबसे पहले M1 निकाल लें, तो M1 हो जाएगा %W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। कौन सा सब्सटेंस है, HNO3। इन द सेम वे आप M2 निकाल लीजिए, तो M2 के लिए भी %W/W दे रखा है, फॉर्मूला लगाइए %W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है बच्चों? अब सारी वैल्यूज को यहां मैं सॉल्व करूं, एक साथ लास्ट में सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, आप चाहे तो यहां भी करें, आपकी इच्छा है। M1 कितना आया %W/W यानी 12.6, डेंसिटी कितना है 1.5 इंटू 10, मॉलिक्यूलर मास कितना HNO3 का 63, प्लस
M2V2 में आ जाते हैं। M2 कितना परसेंट W/W यानी कि 6.3, डेंसिटी कितना 1 इंटू 10, मॉलिक्यूलर मास कितना 63, V1 है 5, V2 है 5। याद रखना यहां भी 5 का मल्टीप्लाई है, यहां भी 5 का मल्टीप्लाई है और नीचे में कह दूंगा 5 + 5 10। सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आएगा, राइट। तो प्यारे बच्चों जब आप इसको सॉल्व करते हैं आप सबके सामने आंसर आता है और मेरे हिसाब से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। आप यहां से कॉमन लीजिए, है ना। तो 5/63 कॉमन ले लीजिए, राइट। 5/63 कॉमन ले लीजिए तो 5 यहां आया 2 और सिंप्लीफाई होके जब आप मोलैरिटी निकालते हैं तो इसकी मोलैरिटी लगभग कितनी आ जाती है, 2 मोलर के आसपास। कैलकुलेशन कर लोगे ना बच्चों। तो हाँ, इस सवाल में ट्विस्ट था कि आपको ये फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला याद है तो फिर प्रश्न आसान है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि द रिएक्शन X गिव्स Y follows first order kinetics. In 40 minutes, the concentration of X changes from 0.1 molar to 0.025. Then the rate of reaction when concentration of X is 0.01. सवाल हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मेरे भाई अगर फर्स्ट ऑर्डर का सवाल है और रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो R बराबर K इंटू A की पावर 1, जिस समय का कंसंट्रेशन उस समय की रफ्तार। मगर समस्या है हमें K पता नहीं है। अब K कैसे पता करें, तो K पता करने के लिए जानकारी दिया है कि 0.1 से 0.025 होने का जो समय है वो 40 मिनट है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, A0 की वैल्यू ये है, AT की वैल्यू ये है, मतलब ये बचा हुआ है और ये लिया हुआ है। तो प्रश्न ये है कि परसेंटेज कंप्लीशन कितना है, खत्म कितना हुआ। तो साहब अगर खत्म हुआ आप निकालना चाहोगे तो खत्म हुआ आएगा 0.075, यानी जब आप परसेंटेज कंप्लीशन निकालोगे तो परसेंटेज कंप्लीशन आ जाएगा आपके सामने 75%। अरे भाई 100 लेके चले हो 25 है बचा, यानी 75 है खत्म। 10 लेके चले हो 2.5 है बचा, यानी 7.5 है खत्म, परसेंट तो 75 है। 1 लेके चले हो 0.25 है बचा, यानी 0.75 है खत्म, अरे परसेंट तो 75% है। 0.1 लेके चले हो 0.025 है बचा, यानी 0.075 है खत्म, अरे परसेंट तो 75% खत्म है। तो 75 75 75 यानी परसेंट कंप्लीशन कितना 75, यानी मैं कह दूंगा T3/4 बराबर 2T½ और इसकी वैल्यू दे रखी है 40। यहां से T½ आ चुका है 20 और T½ का फॉर्मूला हम सबको आता है 0.693/K। बोलो डन। क्या यहां से किया जाएगा, यस सर। K की वैल्यू कितनी आई 0.693 अपॉन 20। अब यहां पुट कर दो और सॉल्व करो तो रेट आ जाएगा। K की वैल्यू कितनी आई 0.693/20 इंटू कंसंट्रेशन कितना दिया है 10⁻²। इसे सिंप्लीफाई करना है और जमाने को आंसर बताना है। तो बताइए आंसर कितना आएगा। आप सब देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं आंसर कितना आएगा, राइट। तो क्या कैलकुलेशन बच्चा कर लेगा। हाँ, 10 की पावर का ध्यान रखना है तो आओ सॉल्व ही कर देते हैं। ये कितना है 0.693/20, 20 को लिख दो 2 इंटू 10⁻1, ऊपर गया तो 10⁻1। इसे करो सिंप्लीफाई तो 2 3 जा 6, राइट, 2 4 जा 8 और ये कितना आ गया लगभग जो ऑप्शन लिखा है 3 इंटू 10⁻³ डेसिमल को एक कदम आगे भेजिए तो क्या बनेगा 3.47 इंटू 10⁻⁴, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। द रिएक्शन ClO- give ClO3- plus Cl- is an example of disproportionation reaction. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तभी होता है जब एक ही मॉलिक्यूल के, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। तो आइए देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो सवाल कहता है ClO- से कन्वर्ट हो रहा है ClO3- प्लस Cl-, राइट। x -2 बराबर -1, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई +1। यहां सॉल्व करिए x -6 बराबर -1, x की वैल्यू कितनी आ गई +5 और यहां कितनी -1। तो +1 से +5 गया, +1 से -1 गया, यानी ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। एक ही मॉलिक्यूल के, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। यस ये डिस्पो है, यस ये डिस्पो है।
एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट ClO माइनस इज 4/3 और आप सबको एन फैक्टर का फॉर्मूला याद है मेरे बच्चों, N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। याद है क्या? तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से बनेगा। इसे मैं कह देता हूं N1, इसे कह देता हूं N2। एक क्लोरीन पे 1 से 5 4 का चेंज, एक क्लोरीन पे 1 से -1 2 का चेंज। तो आपके सामने एन फैक्टर कितना आ गया, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 यानी 8/6 यानी 4/3। हाँ साहब ये भी सही है, 1 भी सही 2 भी सही, बोथ आर करेक्ट। आई होप ये सवाल भी आप समझ पाए। तो प्यारे बच्चों, ये था डिस्कशन फिजिकल केमिस्ट्री का।